ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पवन कुमार शर्मा जी और आइए जानते हैं उनकी इस किताब के बारे में जो है भावनाओं पर। सही कह रहे हैं कि भाई भावनाओं की एक ऐसी चीज़ है जो इंसान और पशु को अलग करती है, पर जो एक सामाजिक आजकल माहौल बनता जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि पशु में ज़्यादा भावनाएं और इंसान में कम है। आप क्या कहते हो? नहीं, इंसान में भावनाएं बहुत अधिक होती है। भावनाओं के कारण से इंसान होता है बुनियादी रूप से। पशुओं की भावनाएं होती हैं अवश्य, लेकिन उतनी परिमार्जित नहीं होती जितनी इंसानों में होती है। और वो क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उनकी ऐसा कोई वैल्यू प्रकटीकरण, क्वेश्चन नहीं कर सकते। प्रकटीकरण उनका जो है सबसे बड़ा सही कह रहे हैं, कमी है उनकी, वो प्रकट नहीं कर सकते अपनी भावना। क्या दर्शाया आपने इस किताब में? मैं ये देखता था कि भावनाएं दो प्रकार की होती है सामान्यतः। एक तो धनात्मक भावनाएं होती हैं जिनको पॉजिटिव एटीट्यूड्स आप बोल सकते हैं, इमोशंस बोल सकते हैं, और एक ऋणात्मक भावनाएं होती हैं जिनको नेगेटिव इमोशंस आप बोल सकते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम कह सकते हैं अंग्रेजी में कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये दो प्रकार की भावनाएं हमारे भीतर विद्यमान होती है, हमेशा विद्यमान होती है, हर इंसान में विद्यमान होती है। अब हमेशा इंसान में कोई ना कोई नेगेटिविटी रहे या पॉजिटिविटी रहे। अगर नेगेटिविटी रहेगी तो उसका व्यक्तित्व पूरा जो है विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी उसके व्यक्तित्व को विकसित नहीं होने देगी। तो जितनी नेगेटिविटी को आप कम करोगे, ऋणात्मकता को कम करोगे और धनात्मकता को बढ़ाओगे, पॉजिटिविटी को बढ़ाओगे, तो भावनात्मक रूप से आप बहुत ही सुदृढ़ इंसान बन जाते हो उसमें। अभी विज्ञान का एक आधार परिवर्तन हुआ है। पहले माना जाता था कि इंटेलिजेंस कोशेंट ही मेन चीज़ है कि जो जितना इंटेलिजेंट है वो उतना ही योग्य है। लेकिन अभी रिसेंटली वो परिवर्तित हुआ है और उन्होंने कहा कि इमोशनली जो डेवलप्ड है, इमोशनल कोशेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है इंटेलिजेंस कोशेंट में। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप इंटेलिजेंस कोशेंट वाले आदमी हैं, आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं और आपकी भावनाएं डिस्टर्ब्ड है। सही बात है। तो आप परीक्षा में क्या करके अगर आप इमोशनली स्टेबल ही नहीं है, छोटी छोटी बात में आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो क्या रिप्रोड्यूस करें? वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो भावनात्मक रूप से जब तक आप स्थिर नहीं है तब तक आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन को भी काम में ले नहीं सकते पूरी तरह से। कई बार मेरे मन में ये सवाल उठता है, मैं आज आपसे ही पूछ लेती हूँ कि जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे हम नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच को कम करते जाते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाते हैं, उतना ही हम लोग एज ए कंप्लीट इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन क्या नेगेटिविटी कहीं पर भी छोटे से अंश में कोई हमारे व्यक्तित्व में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? मतलब कहीं ना कहीं क्या नेगेटिविटी भी पॉजिटिव है क्या? अवश्य अवश्य। मैंने इस किताब में यही कहा है कि कोई भी भावना व्यर्थ नहीं है। ईश्वर ने कोई भी चीज़ बनाई वो व्यर्थ में नहीं बनाई है। अगर मान लो गुस्सा आपको आया या थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपको हुआ, तो उससे आपकी कार्य की क्षमता बढ़ती है इनिशियली। तो आप एक लेवल तक पहुंच जाओगे, तब तक तो वो नेगेटिविटी भी आपके काम की है। जैसे अगर मान लो कोई विरोधी राष्ट्र आप पे आक्रमण कर दे और आपको गुस्सा नहीं आए, तो आप उससे कैसे उसको जो है लड़ेंगे? उससे लड़ ही नहीं सकते। तो उसके लिए आवश्यक है कि आप में वो भावना आए, शत्रुता की भावना, कि ये मेरा शत्रु है, इसका नाश करना है मुझे। जब तक वो भावना नहीं आएगी तब तक उसका विनाश ही नहीं करेंगे आप। तो इसलिए ऐसी कोई भी भावना नहीं है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं हो। एक स्तर तक सारी भावनाएं उपयोगी होती है, उस स्तर के बाद में पॉजिटिव भावनाएं भी नकारात्मक हो जाती है। जैसे खुशी, अगर अतिरेक हो गया उसका तो आदमी पागल हो जाता है, बिना बात के खुशी पागल हो जाता है। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही कह रहे हैं। आपकी एक और किताब है जिसमें जो कि आपने शायरी पे लिखी है, शायर बेमिसाल, शायरी बाकमाल। जी हाँ। इस किताब में पहले तो बताइए क्या है? मेरे मन में ये इच्छा रहती थी कि जो उर्दू शायरी है वो संस्कृत की, जो हमारे यहाँ कविता लिखी गई, कालिदास वगैरह ने सुंदर कविताएं लिखी बहुत, और ये उर्दू की कविता हमारे बाहर से आई। लेकिन मुझे स्तर बहुत अच्छा नज़र आता था गज़ल का, नज़म का। गज़ल और नज़म में वो बात जो आप पूरे एक पेज में कहना चाहते हैं वो एक शेर में कह दी जाती है। सही बात है। तो मैंने सोचा कि इसको अगर मान लो हिंदुस्तान में ज़्यादा पब्लिसाइज करा जाए तो कई लोगों को जो है भला होगा उसमें। कई लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। कई लोग जो हम हिंदी जानने वाले लोग आ गए हैं वो उर्दू की शायरी को इसलिए नहीं पढ़ते कि ये तो हमारी है ही नहीं, ये समझ में नहीं आती, ये हमारी कविता है ही नहीं, ये उर्दू भाषा की कविता है, तो हमारी भाषा की हिंदी की कविता है ही नहीं। बिल्कुल सही। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि उर्दू शायरी को मैं क्यों पढ़ूँ, ये तो उर्दू शायरी है, ये तो हिंदी की है ही नहीं, हिंदुस्तान की है ही नहीं है। लेकिन उर्दू वास्तव में हिंदुस्तान की है भाषा। अमीर खुसरो साहब जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने हिंदावी के रूप में उर्दू का जन्म किया पहले, तो वो भाषा हमारी है। और कई सारे शब्द तो उसमें हिंदी के हैं, कई सारे शब्द उसमें तमिल के हैं, कई सारे शब्द। तो उर्दू के बारे में मैं जो अपनी जो है नॉलेज बढ़ाता गया, ज्ञान अपना बढ़ाता गया, मुझे लगा कि उर्दू एक दूसरी भाषा हिंदुस्तान में जो संस्कृत के बराबर का पोटेंशियल रखती है, हिंदी से कहीं ज़्यादा का पोटेंशियल रखती है वो। तो मैंने उर्दू की शायरी को गौर करके पढ़ना चालू किया। फिर मैंने सोचा कि ये उन लोगों को दी जाए ये ज्ञान जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं उर्दू को। तो ये जो किताब मैंने लिखी, शायरी
इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। हाँ जी। शायर बेनजीर शायरी बाकमाल भाग 1 और भाग 2। तो अमीर खुसरो साहब से मैंने इसको लिखना चालू किया जब उर्दू का जनन हुआ हिंदुस्तान में। अच्छा। उर्दू का प्रकटीकरण हुआ हिंदुस्तान में। उर्दू कैसे कैसे विकसित हुई हिंदुस्तान में, उसके साथ उर्दू की शायरी कैसे कैसे विकसित हुई हिंदुस्तान में, कौन से शायर ने उस शायरी में अपना योगदान दिया, क्या योगदान दिया, उस शायर का जो उसका परिचय हुआ करता था वो दिया गया, उस शायर की जो मुख्य रचनाएं होती थी वो लिखी गई, और उसके साथ ये बताया गया, एक सफ़रनामा बनाया मैंने 6 और 8 चैप्टर्स का, जिसमें उर्दू का सफ़रनामा कह सकते हैं, उर्दू शायरी का सफ़रनामा कह सकते हैं, हिंदुस्तान में उर्दू शायरी कैसे विकसित हुई उसका सफ़रनामा है। कितना समय लगा इनको लिखने में? क्योंकि ये तो मुझे एक बहुत मतलब जायंटिक प्रोजेक्ट दिख रहा है जी। जो शायर बेनजीर शायरी बाकमाल किताब है, वो एक लड़की है जो उर्दू भाषा में रिसर्च कर रही है शायरों के ऊपर। उसने भी उस किताब की मेरे को मांग रखी थी कि ये किताब मुझे बुनियादी रूप से सभी शायरों का परिचय देती है, शायरी का भी परिचय देती है, शायरी की विधा का भी परिचय देती है, हिंदुस्तान में उसके विकास का भी परिचय देती है। तो आपने ये किताब कैसे लिखी? कई बार मुझे नामी गिरामी शायर भी, उनके भी फ़ोन आते हैं कि साहब आप क्या शायर हैं, कि आपने कितनी शायरी करी है, कि आपने इतनी अच्छी किताब शायरी के ऊपर कैसे लिख ली। तो मैंने कहा साहब ये मेहनत की देन है। मैंने बहुत समय लगा सर? इसमें 4 से 5 वर्ष लगे मुझे इसको लिखने में। बहुत रिसर्च करनी पड़ी क्योंकि फैक्चुअली भी करेक्ट चाहते हैं आप सब। जी। तो मुझे बहुत अध्ययन करना पड़ा इसके लिए, और सबके जो शायरों के कलाम थे वो उनके उसमें दीवानों में जाकर के पढ़ने पड़ेगी, वो दीवान में क्या लिखा असल में उसमें, क्योंकि कई जगह तो गलत मिलते हैं वो। जैसे इकबाल की शायरी को अगर कहीं दूसरी जगह पढ़ोगे तो आप गलत लिख जाओगे उसके बारे में। तो इकबाल का दीवान पढ़ना पड़ा मुझे, तो काफ़ी सारी अध्ययन करना पड़ा उसके लिए, और मुश्किलात बहुत आई, लेकिन किसी प्रकार से वर्थ इट है। ये वाकई एक मतलब हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है ये सारी उनका। कई लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया जी। आपका एक और महाप्रयास है जी, चित्रांकित रामायण, उसके बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं। खास मुलाकात जारी रहेगी।